हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। भारतीय जनता में शामिल हुए 6 कांग्रेस के बागी। आखिरकार जिस दिन का इंतजार था, जिसकी चर्चा लंबे समय से चल रही थी, वो दिन आज बागियों और भारतीय जनता पार्टी के लिए आ गया और कांग्रेस से बगावत करने वाले पूर्व 6 विधायक आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायकों ने भी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। आज दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सभी 9 ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस के बागी विधायक राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा आज भाजपा के हो गए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे जब तमाम नेताओं को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई जा रही थी। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अयोग्य ठहराए गए इन विधायकों की पिछले रात को भी हाईकमान के साथ बैठक हुई और इस पर सहमति बनी कि भविष्य की रूपरेखा क्या होगी, किस प्रकार के कार्यक्रम करने होंगे और क्या पूरी तरह से योजना रहेगी। और इस बीती रात हुई बैठक में राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल, जयराम ठाकुर मौजूद थे, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ रात को मंत्रणा थी, क्योंकि कल 3 निर्दलीय विधायक शिमला आए थे और शिमला उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, रिजाइन दिया, अपना विधायक पद से रिजाइन दिया। उसके बाद जयराम ठाकुर इन तीनों विधायकों को विशेष चॉपर में वापस दिल्ली ले गए। इसके बाद रात को जेपी नड्डा के साथ मंत्रणा हुई, आज पार्टी में ज्वाइनिंग हुई और इस ज्वाइनिंग के बाद पूरी रणनीति बनी। कल विधायकों की तरफ से जेपी नड्डा के पास बातचीत के लिए राजेंद्र राणा को भेजा गया था, क्योंकि उन्हें अधिकृत किया गया था। और यह भी बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान अयोग्य घोषित किए गए विधायकों की सुप्रीम कोर्ट में याचिका वापस लेने को लेकर भी पूरी प्लानिंग बन गई है कि अब रिट डाली जाएगी, पिटीशन डाली जाएगी, ताकि उस रिट को विड्रॉ किया जा सके। और भाजपा में ज्वाइनिंग के साथ भविष्य में किस प्रकार की रणनीति रहेगी, इस पर लंबी चर्चा, करीब 4-5 घंटे की चर्चा हुई है। इस बारे में राजेंद्र राणा ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से चर्चा हुई, बैठक हुई और काफी हद तक आगे की बातें तय हो गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस लेने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। ये राजेंद्र राणा ने कहा कि इसमें पूरा लीगल जितना भी ओपिनियन लेना था वो ले लिया गया था और पिटीशन को वापस लिया जा सकता है। और इसके बाद, इस कार्यक्रम के बाद, जब ये पहले बागियों का कार्यक्रम हुआ, इसके बाद एक अलग से कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें तीनों निर्दलीय विधायकों ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। आशीष शर्मा, होशियार सिंह और केएल ठाकुर, इन तीनों निर्दलीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता पार्टी कार्यालय दिल्ली में ग्रहण कर ली। इसके बाद जयराम ठाकुर की अगुवाई में तीनों निर्दलीय विधायक और कांग्रेस के बागी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं, ये सभी 9 इन नेताओं को लेकर जयराम ठाकुर सीधे दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए प्लेन में उड़ान भरते हैं, चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट पकड़ते हैं, फिर चंडीगढ़ के बाद शिमला के लिए बाई रोड आना शुरू करते हैं और इस समय बीच रास्ते में है और सीधे ये पीटरॉप पहुंचेंगे। पीटरॉप पहुंचने के बाद जिस प्रकार से भाजपा का कुनबा बड़ा है, यूं कहा जाए कि कुछ दिन पहले जो 9 सदन के भीतर विधायक थे, अब वे तमाम विधायक अपनी सदस्यता बेशक हो चुके हैं, लेकिन भाजपा के हो चुके हैं। सदस्यता खोने के बाद, भाजपा का चोला पहनने के बाद आज जयराम ठाकुर के साथ सीधे ऑफ आएंगे। करीब 7:30 तक इन तमाम नेताओं का पीटरॉप पहुंचने का कार्यक्रम था और जिस प्रकार से दिल्ली हवाई अड्डे पर देखा गया, जयराम ठाकुर थे, राजीव बिंदल थे, हर्ष महाजन थे, विक्रम सिंह ठाकुर थे, राकेश जम्वाल थे, त्रिलोक जम्वाल थे और इन बड़े नेताओं के अलावा बाकी 6 कांग्रेस के बागी जो कि भाजपा नेता बन चुके हैं, 3 निर्दलीय विधायक जिन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया, ये सभी नेता एक साथ अब चंडीगढ़ से शिमला के लिए सड़क मार्ग से होते
हुए सीधे पीटरहॉफ आ रहे हैं, क्योंकि पीटरहॉफ में भारतीय जनता पार्टी ने अपना विधायक दल बुला लिया है। सारे विधायकों को, सभी 25 विधायकों को पीटरहॉफ में बुलाया गया है, यानी जयराम ठाकुर समेत सभी 25 विधायक पीटरहॉफ में मौजूद रहेंगे 7:30 बजे के बाद। और इसमें डॉक्टर राजीव बिंदल तथा जयराम ठाकुर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। विधायक दल के साथ भाजपा में शामिल हुए राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो, चैतन्य शर्मा भी पीटरहॉफ आएंगे। और इसके अलावा निर्दलीय विधायक जो कि भाजपा के नेता बन चुके हैं, आशीष शर्मा, KL ठाकुर, होशियार सिंह, ये भी पीटरहॉफ में पहुंच रहे हैं। यानी 25 + 34 नेताओं को सीधा वहां पर बिठाया जाएगा। जयराम ठाकुर प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कई बड़े खुलासे वहां पर हो सकते हैं, कई बड़े अनाउंसमेंट वहां पर हो सकती है। भविष्य की रणनीति और कांग्रेस को किस प्रकार से टारगेट किया जाएगा, इस पर सीधी रणनीति के साथ ऐलान भी हो सकता है। मतलब साफ है कि शक्ति प्रदर्शन के साथ पीटरहॉफ पहुंच रहे विधायक दल तथा मेहमान समेत पार्टी प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। मेहमानों के स्वागत के लिए पीटरहॉफ में ढोल, नगाड़े, वाद्य यंत्रों का इंतजाम किया गया है, पुष्पगुच्छ मंगाए गए हैं, यानी कि बड़े स्तर पर मेहमानों का वहां पर वेलकम किया जाएगा। इस दौरान जयराम ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और कई बड़े ऐलान वहां पर कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के बहाने भाजपा ने मेहमानों का न केवल गर्मजोशी से स्वागत करने का प्लान किया है, बल्कि उन्हें तुरंत प्रभाव से चुनावी रण में डट जाने का एनर्जी टॉनिक देने की भी पूरी रणनीति बनाई है। अब चौतरफा सवाल ये गूंज रहा है कि कल क्या होगा, आगे क्या होगा, भाजपा कौन सा खेला करेगी। इस सवाल को लेकर हर कोई अब ये जानने की इच्छा रख रहा है कि अब आने वाले वक्त में क्या होने वाला, क्योंकि पिछले 24 घंटों से एक अफवाह तेजी से फैल रही है कि भाजपा के 25 विधायक सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। यह खबर सोशल मीडिया पर घूम रही है। राजनीति के जानकार भी इस खबर को संवैधानिक संकट से जोड़कर तरजीह दे रहे हैं, लेकिन यह पड़ताल बेहद जरूरी है कि सोशल मीडिया पर घूम रही यह खबर वाकई में क्या सच है। अगर यह सच है तो क्या सरकार को इसका खतरा होगा, इसको जानना भी बेहद जरूरी है। अगर इसकी पड़ताल की जाए तो विधानसभा के संचालन के लिए, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि आखिर हाउस में, सदन के भीतर, सदन को चलाने के लिए कितने विधायकों का होना जरूरी है। विधानसभा के नियमों में साफ लिखा है कि 1/3 कोरम होने पर, 1/3 कोरम होने पर विधानसभा को चलाया जा सकता है, सदन की कार्रवाई हो सकती है। यानी 68 सीटों वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 6 विधायक पहले ही अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। 3 निर्दलीयों ने रिजाइन जरूर कर दिया है, लेकिन उनका त्यागपत्र भी स्वीकार नहीं किया गया है और विधानसभा अध्यक्ष के पास उनका मामला विचाराधीन है, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि विधानसभा अध्यक्ष पहले ये देखेंगे कि इन तीनों विधायकों ने किसी दबाव में, किसी प्रलोभन में आकर त्यागपत्र तो नहीं दिया। इस त्यागपत्र के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, क्या वाकई इन तीनों निर्दलीयों ने अपने विवेक से त्यागपत्र दिया है। इस पड़ताल पर संतुष्ट होने के बाद ही विधानसभा अध्यक्ष उनका त्यागपत्र मंजूर करेंगे। लेकिन अभी 6 विधायकों को अयोग्य करार दिया गया है। यहाँ पर 68 का कुल हाउस है और इन 6 को अयोग्य मानकर अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा का हाउस 62 का रह गया है और बहुमत के लिए सरकार को 62 में से यहाँ पर 32 विधायक चाहिए, क्योंकि बहुमत के लिए 32 का आंकड़ा जरूरी होना है, जो कि वर्तमान में सुक्खू सरकार के पास 32 की बजाय 34 है। तो फिलहाल इस परिस्थिति में सरकार को खतरा कम दिख रहा है 3 विधायकों के कम होने से। अगर मान लीजिए आने वाले 2-4 दिनों में विधायकों का त्यागपत्र विधानसभा स्पीकर यहाँ पर स्वीकार कर लेते हैं तो ये आंकड़ा घटकर 62 से 59 रह जाएगा। 3 और कम होंगे, 59 रह जाएगा। विधायकों से कोरम चल सकता है और इस कारण भी ना तो सरकार को जो बहुमत का 34 का आंकड़ा है वो यहाँ पर साफ दिखता है कि सरकार के पास सुरक्षित है। अगर विधानसभा चलाने की बात आए तो विधानसभा को चलाने के लिए भी 23 विधायक, 23 का कोरम होना चाहिए, जो कि 34 का है। अगर स्पीकर को आसन पे बिठा दिया जाए तब भी 33 का कोरम है और 33 में भी अगर 23 ही उपस्थित होते हैं तो विधानसभा की कार्रवाई चल सकती है। फिर सवाल ये उठता है कि इस आंकड़े से ना सरकार
पर खतरा है, ना विधानसभा के संचालन में कोई दिक्कत आएगी। फिर भाजपा के सामूहिक इस्तीफे की खबर कहां से निकली? ये बेशक ये अफवाह थी, लेकिन ये अफवाह कहां से निकली और सोशल मीडिया पर यह खबर क्यों घूमी? क्योंकि इस खबर के बाद हर कोई चौंकन्ना है, सरकार से लेकर अफसरशाही तक हर कोई इस खबर का सच जानने में जुटा है। भाजपा के विधायकों को भी अभी तक इस बात की स्पष्टता नहीं है। फिर ये बात निकली तो निकली कहां से? क्योंकि इस मुद्दे पर हमने भी भाजपा के कई प्रमुख नेताओं से बात की, जिस पर उनका कहना था कि फिलहाल अभी भाजपा विधायकों के सामूहिक इस्तीफे की ना कोई रणनीति है, ना कोई चर्चा है, ना कोई बात हुई है। लेकिन ये बात निकली कहां से, ये काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि बेशक भाजपा इस खबर पर अनभिज्ञता प्रकट कर रही हो, लेकिन सियासतदान मानते हैं कि सामूहिक इस्तीफे देकर भाजपा राष्ट्रपति शासन की हिमाचल प्रदेश में पटकथा लिख सकती है। फिलहाल भाजपा का भी पूरा फोकस लोकसभा चुनावों के टिकट आवंटन पर है, क्योंकि आज मंडी और कांगड़ा दोनों लोकसभा सीटों के प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। इन दोनों ही सीटों के पैनल में अब एक एक नाम नया जुड़ गया है। यानी जो पैनल था, क्या उसी में कोई टिकट दिया जाएगा या किसी तीसरे या पैनल में नए शामिल किए गए व्यक्ति को टिकट मिलेगा? क्योंकि अब केंद्रीय हाईकमान, केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग चल रही है। जयराम ठाकुर को इसलिए दिल्ली बुलाया गया था, चर्चा हो चुकी है और कांगड़ा और मंडी से दोनों सीटों से आज भाजपा अपने प्रत्याशी घोषित कर देगी। कांगड़ा लोकसभा सीट की बात की जाए तो पहले वहां से त्रिलोक कपूर का नाम लगभग फाइनल हो चुका था, बाद में राजीव भारद्वाज का नाम भी वहां पर जोड़ा गया, लेकिन अब तीसरा नाम वहां से सुधीर शर्मा का पैनल में आ गया है। यह काफी महत्वपूर्ण है। सुधीर शर्मा का नाम पैनल में आना, यानी अब टिकट कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से सुधीर शर्मा को भी मिल सकता है या फिर राजीव भारद्वाज या त्रिलोक कपूर को भी मिल सकता है। लेकिन संभावनाएं जिस प्रकार की परिस्थितियां बदली हैं, अब पहले की बजाय अब नतीजे चौंकाने वाले कांगड़ा से जरूर आ सकते हैं। मंडी संसदीय सीट की बात की जाए तो गोविंद सिंह ठाकुर, बिहारी लाल शर्मा, अजय राणा, ये तीन नाम पैनल में रखे गए थे, लेकिन अब सिने अभिनेत्री कंगना रनौत का नाम भी मंडी लोकसभा सीट से पैनल में शामिल हो गया। ये चौथा नाम है और ये चौथा नाम यहां पर टिकट की मोहर लग जाए तो चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की जमीन पर पैर रख चुकी हैं, मंडी आ चुकी हैं। आज बगलामुखी मंदिर में माथा टेका उन्होंने और मां के दर्शन करने के बाद उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। और यह भी चर्चा की पिछले कल जो जयराम ठाकुर को निर्दलीय विधायकों के साथ दिल्ली बुलाया गया था, इसके पीछे बड़ी वजह यह थी क्योंकि मंडी और कांगड़ा की सीटों पर सहमति बनानी थी। इसी कारण आज वे वापिस जरूर आ गए। मीटिंग बाद में होगी क्योंकि यहां पर भी बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन इतना जरूर है कि आज दोनों टिकट यहां पर अनाउंस हो सकते हैं। आज शाम तक दोनों प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे, ये पूरी दिल्ली से खबर आ रही है। लेकिन इसके बाद अब भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव बेशक देश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण होगा, लेकिन हिमाचल की नज़र से, हिमाचल के दृष्टिकोण से लोकसभा की बजाय विधानसभा का उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण रहेगा, जहां पर सुक्खू सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर होगी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की अगली अग्नि परीक्षा होगी। अगली कड़ी, अगला जिस प्रकार से उपचुनाव होगा, इसी में स्पष्ट हो पाएगा कि हिमाचल प्रदेश की भविष्य की राजनीति क्या होगी, हिमाचल प्रदेश की दशा और दिशा क्या होगी। इसी कारण अब सभी की निगाहें लोकसभा के साथ साथ विधानसभा पर टिक गई हैं। और इसी के बीच बड़ी खबर यह भी है कि कांग्रेस भी आज अपने प्रत्याशियों को लेकर देर शाम वॉकओवर में मंथन करेगा, केंद्रीय हाईकमान को अवगत कराएगा और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नेता दिल्ली जा सकते हैं जल्दी 1-2 दिनों में, ताकि यहां पर कांग्रेस के टिकट लोकसभा के साथ विधानसभा का जो चुनाव होना है, उन प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा कर उन्हें फाइनल किया जा सके। क्योंकि असली खेला विधानसभा में होगा, असली खेल अब राजनीति का शुरू होने वाला है। और भाजपा के दृष्टिकोण से बात की जाए तो धर्मशाला से सुधीर शर्मा, हम बार बार कह रहे हैं लोकसभा नहीं तो विधानसभा, इन्हें एक टिकट जरूर मिलेगा। और अगर इन्हें लोकसभा भेज दिया जाता तो विधानसभा के लिए किशन कपूर, विशाल नेहरिया, सचिन शर्मा, राकेश चौधरी, संजय शर्मा, राकेश शर्मा और महिला के रूप में गायत्री कपूर, ये नाम वहाँ से जरूर चर्चा में चल रहे हैं। केंद्रीय हाईकमान की भी चर्चा में ये तमाम नाम है। देर से भाजपा के लिए होशियार सिंह का टिकट फाइनल है, लेकिन धवाला क्या करेंगे, क्योंकि आज जिस प्रकार से धवाला ने अपने
कार्यकर्ताओं को पार्टी कार्यालय देहरा के पार्टी कार्यालय में बुलाया था, लेकिन भाजपा ने रमेश धवाला को इस मीटिंग की अनुमति पार्टी ऑफिस में नहीं दी। बाद में रमेश धवाला ने खुलेआम बाहर ओपन स्पेस पर उन्होंने अपने वर्कर्स के साथ मीटिंग की और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पार्टी ऑफिस में मीटिंग करने की अनुमति नहीं दी। सुजानपुर से भी राजेंद्र राणा का नाम लगभग फाइनल है और आज उन्हें बाकायदा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पटका पहनाया, उन्हें बधाई दी, उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए उन्हें बाकायदा बधाई दी गई। इससे सीधा सीधा यह कि अनुराग ठाकुर को इन बागियों और निर्दलियों के आने से उन्हें लोकसभा चुनाव में बड़े स्तर पर फायदा होगा। और जो बार बार बात की जा रही थी कि अंडर कटिंग होगी, अंडर कटिंग को लेकर जिस प्रकार से दिल्ली में चर्चा हुई कि 2 टूक आप जाकर चुनाव में डटिए, इसका लोकसभा में भी फायदा होगा, विधानसभा में भी फायदा होगा, वर्कर्स को मोटिवेट कीजिए, सिर्फ कमल के चुनाव की तरफ आगे लेकर जाइए, एक लाइन पे काम करने का आदेश दीजिए। हमीरपुर सदर से भाजपा के आशीष शर्मा का टिकट लगभग पक्का है। नरेंद्र ठाकुर और रुबेल ठाकुर, ये 2 नेता क्या करते हैं, जगदेव ठाकुर का ये परिवार है, नरेंद्र ठाकुर और रुबेल ठाकुर और उर्मिल ठाकुर, इस परिवार को साथ चलाना आशीष शर्मा के लिए चुनौती रहेगी। लेकिन टिकट वहां पर भाजपा ये पक्का है कि आशीष शर्मा को देगी। बरसर से भी भाजपा इंद्रदत्त लखनपाल पर पूरा दांव खेलेगी, टिकट देगी, चुनावी रण में उतारेगी। अब इंद्रदत्त लखनपाल के लिए बलदेव समर्थकों का साथ, उन्हें साथ चलाना बेहद जरूरी हो जाएगा। लाहौल स्पीति से भाजपा के रवि ठाकुर है, लेकिन टिकट के लिए डॉक्टर रामलाल मारकंडा उनके लिए कड़ी चुनौती पेश करेंगे। बंगाणा से देवेंद्र भुट्टो ने भाजपा शामिल जरूर की है, लेकिन टिकट के प्रबलदार वीरेंद्र कंवर बने रहेंगे। गगरेट से चैतन्य शर्मा और राजेश ठाकुर में टिकट को लेकर टक्कर होगी। सूचना यह भी है कि यहां पर ज्वाइनिंग जरूर तमाम बागी नेताओं की भारतीय जनता पार्टी में हुई है, निर्दलियों की हुई है, लेकिन टिकट की गारंटी 3 निर्दलियों के अलावा कांग्रेस के 3 बागी नेताओं को दी गई थी पार्टी ज्वाइन करने से पहले। और ये 3 नेता कौन है, ये अंदाजा भलीभांति सब लगा सकते हैं। जिन 3 नेताओं को गारंटी टिकट की नहीं है, उनके लिए भाजपा क्या करेगी, किस प्रकार से एडजस्ट करेगी, ये काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि हमने पिछले कल भी अपने लाइव स्ट्रीम में कहा था कि टिकट का ऑफर इस प्रकार का मैसेज जरूर दिया जाएगा कि भाजपा सभी को टिकट दे रही है, लेकिन कुछ अपना निजी कारण बताकर चुनावी रण से हट सकते हैं। कांग्रेस की बात करें तो भाजपा के वेलकम जश्न में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन होगा। यानी यहां पर मेहमान, भारतीय जनता पार्टी के मेहमान पीटरॉफ पहुंच रहे हैं, लेकिन इससे पहले कांग्रेस बड़े स्तर पर जुलूस निकालकर, मिसाल निकालकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। ये विरोध लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ हो रही है, चाहे कांग्रेस के खाते सील करने का मामला हो, या जिस प्रकार से निर्दलीय विधायकों को अपने पद से त्यागपत्र देने का मामला हो, या बागी नेताओं को पींगे डालने का मामला हो। इसके विरोध में ये एक बड़ी सोची समझी रणनीति है कांग्रेस की कि आज वेलकम पीटरॉफ में होगा, मीडिया की पूरी नजर उस कार्यक्रम पर रहेगी, ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत होगा। लेकिन इससे पहले कांग्रेस राजीव भवन से विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। इसी बीच आज कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला के आदेशों पर कांग्रेस ने बरसर तथा सुजानपुर ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। और इन दोनों ही कार्यकारिणी को भंग करने के बाद कांग्रेस ने यह साफ संकेत दे दिया है कि यहां पर इंद्रदत्त लखनपाल और राजेंद्र राणा दोनों ही बागी नेताओं की घर वापसी की सारी संभावनाएं क्षीण हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब भाजपा ज्वाइन करने के बाद सीधे तौर पर वे भाजपा के हो गए हैं और भाजपा के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। लंबे समय से ये इंतजार किया जा रहा था कि बरसर और सुजानपुर दोनों कार्यकारिणियों को भंग कर दिया जाए, क्योंकि पहले दूसरी कार्यकारिणियों को भंग कर दिया था जहां जहां कांग्रेस के विधायकों ने बगावत की थी। राज्यसभा का बोर्ड भाजपा को दिया था, इसके तुरंत बाद ये ऑपरेशन शुरू हो गया था। लेकिन बरसर और सुजानपुर के मामले में इंतजार किया जा रहा था, जिस पर आज फैसला हो गया, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दी। अब इन दोनों ही जगह नए ब्लॉक अध्यक्ष बना दिए जाएंगे, जिनके हाथों में वहां के विधानसभा चुनावों की कमान रहेगी, संगठन की चुनाव कमान रहेगी। इसी बीच अब बड़े स्तर पर यह देखा जा रहा है कि कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होती है। कांग्रेस इन 9 उपचुनावों में टिकट किसको देते हैं, चाहे वो निर्दलीय विधायकों की जगह हो या बागी नेताओं की जगह हो। और ज़्यादा दिक्कत कांग्रेस को बागी नेताओं की जगह आएगी, क्योंकि वहाँ पर सेकंड लाइनअप को एक ढूंढना, निकालना, पड़ताल करना एक मुश्किल होगी। हालांकि सीएम सुक्खू के नाम पर यह चुनाव होगा। सीएम सुक्खू बार बार ये कह रहे हैं कि हम सीधा सीधा जनता में इस बात पर जाएंगे कि किस प्रकार से विधायकों ने अपनी पार्टी के साथ
अच्छा नहीं किया। उन्होंने जिस प्रकार से भाजपा के प्रलोभन में आकर राज्यसभा का उनको वोट दिया, बड़े स्तर पर सीएम ने आरोप लगाए कि इसमें किस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग किया गया, किस प्रकार से इन्हें प्रलोभन दिए गए। हम जनता के बीच जाएंगे, सच्चाई बताएंगे कि अपनी सरकार को गिराने वालों को आप वोट देंगे या फिर जो प्रदेश हित में काम कर रहे हैं उनको वोट देंगे। बहरहाल हिमाचल प्रदेश में बिगड़े राजनीतिक मौसम के बीच आसमान में अगले एक सप्ताह तक धूप खिली रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मौसम 29 मार्च तक साफ रहेगा, जिससे प्रचंड गर्मी बढ़ने की और प्रबल संभावना है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक। नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम दलाल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। भारतीय जनता में शामिल हुए 6 कांग्रेस के बागी। आखिरकार जिस दिन का इंतजार था, जिसकी चर्चा लंबे समय से चल रही थी, वो दिन आज बागियों और भारतीय जनता पार्टी के लिए आ गया और कांग्रेस से बगावत करने वाले पूर्व 6 विधायक आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायकों ने भी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। आज दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सभी 9 ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस के बागी विधायक राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा आज भाजपा के हो गए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, जब तमाम नेताओं को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई जा रही थी। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अयोग्य ठहराए गए इन विधायकों की पिछले रात को भी हाईकमान के साथ बैठक हुई और इस पर सहमति बनी कि भविष्य की रूपरेखा क्या होगी, किस प्रकार के कार्यक्रम करने होंगे और क्या पूरी तरह से योजना रहेगी। और इस बीती रात हुई बैठक में राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल, जयराम ठाकुर मौजूद थे, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ रात को मंत्रणा थी, क्योंकि कल 3 निर्दलीय विधायक शिमला आए थे और शिमला उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, रिजाइन दिया, अपना विधायक पद से रिजाइन दिया। उसके बाद जयराम ठाकुर इन तीनों विधायकों को विशेष चॉपर में वापस दिल्ली ले गए। इसके बाद रात को जेपी नड्डा के साथ मंत्रणा हुई, आज पार्टी में ज्वाइनिंग हुई और इस ज्वाइनिंग के बाद पूरी रणनीति बनी। कल विधायकों की तरफ से जेपी नड्डा के पास बातचीत के लिए राजेंद्र राणा को भेजा गया था, क्योंकि उन्हें अधिकृत किया गया था। और यह भी बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान अयोग्य घोषित किए गए विधायकों की सुप्रीम कोर्ट में याचिका वापस लेने को लेकर भी पूरी प्लानिंग बन गई है कि अब रिट डाली जाएगी, पिटीशन डाली जाएगी, ताकि उस रिट को विड्रॉ किया जा सके। और भाजपा में ज्वाइनिंग के साथ भविष्य में किस प्रकार की रणनीति रहेगी, इस पर लंबी चर्चा, करीब 4-5 घंटे की चर्चा हुई है। इस बारे में राजेंद्र राणा ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से चर्चा हुई, बैठक हुई और काफी हद तक आगे की बातें तय हो गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस लेने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। ये राजेंद्र राणा ने कहा कि इसमें पूरा लीगल जितना भी ओपिनियन लेना था वो ले लिया गया था और पिटीशन को वापस लिया जा सकता है। और इसके बाद, इस कार्यक्रम के बाद, जब ये पहले बागियों का कार्यक्रम हुआ, इसके बाद एक अलग से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तीनों निर्दलीय विधायकों ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। आशीष शर्मा, होशियार सिंह और केएल ठाकुर, इन तीनों निर्दलीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता पार्टी कार्यालय दिल्ली में ग्रहण कर ली। इसके बाद जयराम ठाकुर की अगुवाई में तीनों निर्दलीय विधायक और कांग्रेस के बागी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं, ये सभी 9 इन नेताओं को लेकर जयराम ठाकुर सीधे दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए प्लेन में उड़ान भरते हैं, चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट पकड़ते हैं, फिर चंडीगढ़ के बाद शिमला के लिए बाई रोड आना शुरू करते हैं और इस समय बीच रास्ते में है और सीधे ये पीटरॉप पहुंचेंगे। पीटरॉप पहुंचने के बाद जिस प्रकार से भाजपा का कुनबा बड़ा है, यूं कहा जाए कि कुछ दिन पहले जो 9 सदन के भीतर विधायक थे, अब वे तमाम विधायक अपनी सदस्यता बेशक
और इन बड़े नेताओं के अलावा बाकी 6 कांग्रेस के बागी जो कि भाजपा नेता बन चुके हैं, 3 निर्दलीय विधायक जिन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया, ये सभी नेता एक साथ अब चंडीगढ़ से शिमला के लिए सड़क मार्ग से होते हुए सीधे पीटरहॉफ आ रहे हैं, क्योंकि पीटरहॉफ में भारतीय जनता पार्टी ने अपना विधायक दल बुला लिया है। सारे विधायकों को, सभी 25 विधायकों को पीटरहॉफ में बुलाया गया है, यानी जयराम ठाकुर समेत सभी 25 विधायक पीटरहॉफ में मौजूद रहेंगे 7:30 बजे के बाद। और इसमें डॉक्टर अजीत बिंदल तथा जयराम ठाकुर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। विधायक दल के साथ भाजपा में शामिल हुए राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो, चैतन्य शर्मा भी पीटरहॉफ आएंगे। और इसके अलावा निर्दलीय विधायक जो कि भाजपा के नेता बन चुके हैं, आशीष शर्मा, KL ठाकुर, होशियार सिंह, ये भी पीटरहॉफ में पहुंच रहे हैं। यानी 25 + 34 नेताओं को सीधा वहां पर बिठाया जाएगा। जयराम ठाकुर प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कई बड़े खुलासे वहां पर हो सकते हैं, कई बड़े अनाउंसमेंट वहां पर हो सकती है। भविष्य की रणनीति और कांग्रेस को किस प्रकार से टारगेट किया जाएगा, इस पर सीधी रणनीति के साथ ऐलान भी हो सकता है। मतलब साफ है कि शक्ति प्रदर्शन के साथ पीटरहॉफ पहुंच रहे विधायक दल तथा मेहमान समेत पार्टी प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। मेहमानों के स्वागत के लिए पीटरहॉफ में ढोल नगाड़े वाद्य यंत्रों का इंतजाम किया गया है, पुष्प मंगाए गए हैं, यानी कि बड़े स्तर पर मेहमानों का वहां पर वेलकम किया जाएगा। इस दौरान जयराम ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और कई बड़े ऐलान वहां पर कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के बहाने भाजपा ने मेहमानों का न केवल गर्मजोशी से स्वागत करने का प्लान किया है, बल्कि उन्हें तुरंत प्रभाव से चुनावी रण में डट जाने का एनर्जी टॉनिक देने की भी पूरी रणनीति बनाई है। अब चौतरफा सवाल ये गूंज रहा है कि कल क्या होगा, आगे क्या होगा, भाजपा कौन सा खेला करेगी। इस सवाल को लेकर हर कोई अब ये जानने की इच्छा रख रहा है कि अब आने वाले वक्त में क्या होने वाला, क्योंकि पिछले 24 घंटों से एक अफवाह तेजी से फैल रही है कि भाजपा के 25 विधायक सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। यह खबर सोशल मीडिया पर घूम रही है। राजनीति के जानकार भी इस खबर को संवैधानिक संकट से जोड़कर तरजीह दे रहे हैं, लेकिन यह पड़ताल बेहद जरूरी है कि सोशल मीडिया पर घूम रही यह खबर वाकई में क्या सच है। अगर यह सच है तो क्या सरकार को इसका खतरा होगा, इसको जानना भी बेहद जरूरी है। अगर इसकी पड़ताल की जाए तो विधानसभा के संचालन के लिए, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि आखिर हाउस में, सदन के भीतर, सदन को चलाने के लिए कितने विधायकों का होना जरूरी है। विधानसभा के नियमों में साफ लिखा है कि 1/3 कोरम होने पर, 1/3 कोरम होने पर विधानसभा को चलाया जा सकता है, सदन की कार्रवाई हो सकती है। यानी 68 सीटों वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 6 विधायक पहले ही अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। 3 निर्दलीयों ने रिजाइन जरूर कर दिया है, लेकिन उनका त्यागपत्र भी स्वीकार नहीं किया गया है और विधानसभा अध्यक्ष के पास उनका मामला विचाराधीन है, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि विधानसभा अध्यक्ष पहले ये देखेंगे कि इन तीनों विधायकों ने किसी दबाव में, किसी प्रलोभन में आकर त्यागपत्र तो नहीं दिया। इस त्यागपत्र के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, क्या वाकई इन तीनों निर्दलियों ने अपने विवेक से त्यागपत्र दिया है। इस पड़ताल पर संतुष्ट होने के बाद ही विधानसभा अध्यक्ष उनका त्यागपत्र मंजूर करेंगे। लेकिन अभी 6 विधायकों को अयोग्य करार दिया गया है। यहाँ पर 68 का कुल हाउस है और इन 6 को अयोग्य मानकर अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा का हाउस 62 का रह गया है और बहुमत के लिए सरकार को 62 में से यहाँ पर 32 विधायक चाहिए, क्योंकि बहुमत के लिए 32 का आंकड़ा जरूरी होना है, जो कि वर्तमान में सुक्खू सरकार के पास 32 की बजाय 34 है। तो फिलहाल इस परिस्थिति में सरकार को खतरा कम दिख रहा है 3 विधायकों के कम होने से। अगर मान लीजिए आने वाले 2-4 दिनों में विधायकों का त्यागपत्र विधानसभा स्पीकर यहाँ पर स्वीकार कर लेते हैं तो ये आंकड़ा घटकर 62 से 59 रह जाएगा, 3 और कम होंगे, 59 रह जाएगा। और ऐसे में बहुमत के लिए कांग्रेस को अब फिर 32 की बजाय 30 विधायकों की जरूरत रहेगी, जो कि अब आंकड़ा 34 का है। लेकिन सबसे जरूरी है कि क्या विधानसभा का संचालन के लिए quorum पूरा हो पाएगा। नियमों में यह साफ है कि विधानसभा चलाने के लिए 1/3 quorum का होना जरूरी है। लिहाजा 68 सीटों वाली हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 1/3 यानी 23 विधायकों से quorum चल सकता है। और इस कारण भी ना तो सरकार को जो बहुमत का 34 का आंकड़ा है वो यहां पर साफ दिखता है कि
सरकार के पास सुरक्षित है। अगर विधानसभा चलाने की बात आए तो विधानसभा को चलाने के लिए भी 23 विधायक 23 का कोरम होना चाहिए, जो कि 34 का है। अगर स्पीकर को आसन पे बिठा दिया जाए तब भी 33 का कोरम है, और 33 में भी अगर 23 ही उपस्थित होते हैं तो विधानसभा की कार्रवाई चल सकती है। फिर सवाल ये उठता है कि इस आंकड़े से ना सरकार पर खतरा है, ना विधानसभा के संचालन में कोई दिक्कत आएगी। फिर भाजपा के सामूहिक इस्तीफे की खबर कहां से निकली? ये बेशक ये अफवाह थी, लेकिन ये अफवाह कहां से निकली और सोशल मीडिया पर यह खबर क्यों घूमी? क्योंकि इस खबर के बाद हर कोई चौंकन्ना है, सरकार से लेकर अफसरशाही तक हर कोई इस खबर का सच जानने में जुटा है। भाजपा के विधायकों को भी अभी तक इस बात की स्पष्टता नहीं है। फिर ये बात निकली तो निकली कहां से? क्योंकि इस मुद्दे पर हमने भी भाजपा के कई प्रमुख नेताओं से बात की, जिस पर उनका कहना था कि फिलहाल अभी भाजपा विधायकों के सामूहिक इस्तीफे की ना कोई रणनीति है, ना कोई चर्चा है, ना कोई बात हुई है। लेकिन ये बात निकली कहां से, ये काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि बेशक भाजपा इस खबर पर अनभिज्ञता प्रकट कर रही हो, लेकिन सियासतदान मानते हैं कि सामूहिक इस्तीफे देकर भाजपा राष्ट्रपति शासन की हिमाचल प्रदेश में पटकथा लिख सकती है। फिलहाल भाजपा का भी पूरा फोकस लोकसभा चुनावों के टिकट आवंटन पर है, क्योंकि आज मंडी और कांगड़ा दोनों लोकसभा सीटों के प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। इन दोनों ही सीटों के पैनल में अब एक एक नाम नया जुड़ गया है। यानी जो पैनल था, क्या उसी में कोई टिकट दिया जाएगा या किसी तीसरे या पैनल में नए शामिल किए गए व्यक्ति को टिकट मिलेगा? क्योंकि अब केंद्रीय हाईकमान केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग चल रही है। जयराम ठाकुर को इसलिए दिल्ली बुलाया गया था, चर्चा हो चुकी है, और कांगड़ा और मंडी से दोनों सीटों से आज भाजपा अपने प्रत्याशी घोषित कर देगी। कांगड़ा लोकसभा सीट की बात की जाए तो पहले वहां से त्रिलोक कपूर का नाम लगभग फाइनल हो चुका था, बाद में राजीव भारद्वाज का नाम भी वहां पर जोड़ा गया, लेकिन अब तीसरा नाम वहां से सुधीर शर्मा का पैनल में आ गया है। यह काफी महत्वपूर्ण है। सुधीर शर्मा का नाम पैनल में आना, यानी अब टिकट कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से सुधीर शर्मा को भी मिल सकता है या फिर राजीव भारद्वाज या त्रिलोकपुर को भी मिल सकता है। लेकिन संभावनाएं जिस प्रकार की परिस्थितियां बदली हैं, अब पहले की बजाय अब नतीजे चौंकाने वाले कांगड़ा से जरूर आ सकते हैं। मंडी संसदीय सीट की बात की जाए तो गोविंद सिंह ठाकुर, बिहारी लाल शर्मा, अजय राणा, ये 3 नाम पैनल में रखे गए थे, लेकिन अब सिने अभिनेत्री कंगना रनौत का नाम भी मंडी लोकसभा सीट से पैनल में शामिल हो गया। ये चौथा नाम है, और ये चौथा नाम यहां पर टिकट की मोहर लग जाए तो चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की जमीन पर पैर रख चुकी हैं, मंडी आ चुकी हैं। आज बगलामुखी मंदिर में माथा टेका उन्होंने, और मां के दर्शन करने के बाद उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। और यह भी चर्चा की पिछले कल जो जयराम ठाकुर को निर्दलीय विधायकों के साथ दिल्ली बुलाया गया था, इसके पीछे बड़ी वजह यह थी क्योंकि मंडी और कांगड़ा की सीटों पर सहमति बनानी थी। इसी कारण आज वे वापस जरूर आ गए। मीटिंग बाद में होगी, क्योंकि यहां पर भी बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन इतना जरूर है कि आज दोनों टिकट यहां पर अनाउंस हो सकते हैं। आज शाम तक दोनों प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे, ये पूरी दिल्ली से खबर आ रही है। लेकिन इसके बाद अब भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव बेशक देश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण होगा, लेकिन हिमाचल की नज़र से, हिमाचल के दृष्टिकोण से लोकसभा की बजाय विधानसभा का उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण रहेगा, जहां पर सुक्खू सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर होगी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की अगली अग्नि परीक्षा होगी। अगली कड़ी, अगला जिस प्रकार से उपचुनाव होगा, इसी में स्पष्ट हो पाएगा कि हिमाचल प्रदेश की भविष्य की राजनीति क्या होगी, हिमाचल प्रदेश की दशा और दिशा क्या होगी। इसी कारण अब सभी की निगाहें लोकसभा के साथ साथ विधानसभा पर टिक गई हैं। और इसी के बीच बड़ी खबर यह भी है कि कांग्रेस भी आज अपने प्रत्याशियों को लेकर देर शाम वॉकओवर में मंथन करेगा, केंद्रीय हाईकमान को अवगत कराएगा, और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नेता दिल्ली जा सकते हैं जल्दी 1-2 दिनों में, ताकि यहां पर कांग्रेस के टिकट लोकसभा के साथ विधानसभा का जो चुनाव होना है, उन प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा कर उन्हें फाइनल किया जा सके। क्योंकि असली खेला विधानसभा में होगा, असली खेल अब राजनीति का शुरू होने वाला है।
और भाजपा के दृष्टिकोण से बात की जाए तो धर्मशाला से सुधीर शर्मा, हम बार बार कह रहे हैं लोकसभा नहीं तो विधानसभा इन्हें एक टिकट जरूर मिलेगा, और अगर इन्हें लोकसभा भेज दिया जाता तो विधानसभा के लिए किशन कपूर, विशाल नहरिया, सचिन शर्मा, राकेश चौधरी, संजय शर्मा, राकेश शर्मा और महिला के रूप में गायत्री कपूर, ये नाम वहाँ से जरूर चर्चा में चल रहे हैं। केंद्रीय हाईकमान की भी चर्चा में ये तमाम नाम है। देरा से भाजपा के लिए होशियार सिंह का टिकट फाइनल है, लेकिन धवाला क्या करेंगे, क्योंकि आज जिस प्रकार से धवाला ने अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी कार्यालय, देरा के पार्टी कार्यालय में बुलाया था, लेकिन भाजपा ने रमेश धवाला को इस मीटिंग की अनुमति पार्टी ऑफिस में नहीं दी। बाद में रमेश धवाला ने खुलेआम बाहर ओपन स्पेस पर उन्होंने अपने वर्कर्स के साथ मीटिंग की और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पार्टी ऑफिस में मीटिंग करने की अनुमति नहीं दी। सुजानपुर से भी राजेंद्र राणा का नाम लगभग फाइनल है और आज उन्हें बाकायदा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पटका पहनाया, उन्हें बधाई दी, उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए उन्हें बाकायदा बधाई दी गई। इससे सीधा सीधा यह कि अनुराग ठाकुर को इन बागियों और निर्दलियों के आने से उन्हें लोकसभा चुनाव में बड़े स्तर पर फायदा होगा। और जो बार बार बात की जा रही थी कि अंडरकटिंग होगी, अंडरकटिंग को लेकर जिस प्रकार से दिल्ली में चर्चा हुई कि 2 टूक आप जाकर चुनाव में डटिए, इसका लोकसभा में भी फायदा होगा, विधानसभा में भी फायदा होगा, वर्कर्स को मोटिवेट कीजिए, सिर्फ कमल के चुनाव की तरफ आगे लेकर जाइए, एक लाइन पे काम करने का आदेश दीजिए। हमीरपुर सदर से भाजपा के आशीष शर्मा का टिकट लगभग पक्का है। नरेंद्र ठाकुर और रुबेल ठाकुर, ये 2 नेता क्या करते हैं, जगदेव ठाकुर का ये परिवार है, नरेंद्र ठाकुर और रुबेल ठाकुर और उर्मिल ठाकुर, इस परिवार को साथ चलाना आशीष शर्मा के लिए चुनौती रहेगी, लेकिन टिकट वहां पर भाजपा ये पक्का है कि आशीष शर्मा को देगी। बड़सर से भी भाजपा इंद्रदत्त लखनपाल पर पूरा दांव खेलेगी, टिकट देगी, चुनावी रण में उतारेगी। अब इंद्रदत्त लखनपाल के लिए बलदेव समर्थकों का साथ, उन्हें साथ चलाना बेहद जरूरी हो जाएगा। लाहौल स्पीति से भाजपा के रवि ठाकुर है, लेकिन टिकट के लिए डॉक्टर रामलाल मारकंडा उनके लिए कड़ी चुनौती पेश करेंगे। बंगाणा से देवेंद्र भुट्टो ने भाजपा शामिल जरूर की है, लेकिन टिकट के प्रबलदार वीरेंद्र कंवर बने रहेंगे। गगरेट से चैतन्य शर्मा और राजेश ठाकुर में टिकट को लेकर टक्कर होगी। सूचना यह भी है कि यहां पर ज्वाइनिंग जरूर तमाम बागी नेताओं की भारतीय जनता पार्टी में हुई है, निर्दलियों की हुई है, लेकिन टिकट की गारंटी 3 निर्दलियों के अलावा कांग्रेस के 3 बागी नेताओं को दी गई थी पार्टी ज्वाइन करने से पहले। और ये 3 नेता कौन है, ये अंदाजा भलीभांति सब लगा सकते हैं। जिन 3 नेताओं को गारंटी टिकट की नहीं है, उनके लिए भाजपा क्या करेगी, किस प्रकार से एडजस्ट करेगी, ये काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि हमने पिछले कल भी अपने लाइव स्ट्रीम में कहा था कि टिकट का ऑफर, इस प्रकार का मैसेज जरूर दिया जाएगा कि भाजपा सभी को टिकट दे रही है, लेकिन कुछ अपना निजी कारण बताकर चुनावी रण से हट सकते हैं। कांग्रेस की बात करें तो भाजपा के वेलकम जश्न में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन होगा, यानी यहां पर मेहमान, भारतीय जनता पार्टी के मेहमान पीट रॉ पहुंच रहे हैं, लेकिन इससे पहले कांग्रेस बड़े स्तर पर जुलूस निकालकर, मिसाल निकालकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। ये विरोध लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ हो रही है, चाहे कांग्रेस के खाते सील करने का मामला हो, या जिस प्रकार से निर्दलीय विधायकों को अपने पद से त्यागपत्र देने का मामला हो, या बागी नेताओं को पींगे डालने का मामला हो। इसके विरोध में ये एक बड़ी सोची समझी रणनीति है कांग्रेस की कि आज वेलकम पीट रॉ में होगा, मीडिया की पूरी नजर उस कार्यक्रम पर रहेगी, ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत होगा। लेकिन इससे पहले कांग्रेस राजीव भवन से विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। इसी बीच आज कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला के आदेशों पर कांग्रेस ने बड़सर तथा सुजानपुर ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारिणी को भंग कर दिया है, और इन दोनों ही कार्यकारिणी को भंग करने के बाद कांग्रेस ने यह साफ संकेत दे दिया है कि यहां पर इंद्रदत्त लखनपाल और राजेंद्र राणा दोनों ही बागी नेताओं की घर वापसी की सारी संभावनाएं क्षीण हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब भाजपा ज्वाइन करने के बाद सीधे तौर पर वे भाजपा के हो गए हैं और भाजपा के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। लंबे समय से ये इंतजार किया जा रहा था कि बड़सर और सुजानपुर दोनों कार्यकारिणियों को भंग कर दिया जाए, क्योंकि पहले दूसरी कार्यकारिणियों को भंग कर दिया था, जहां जहां कांग्रेस के विधायकों ने बगावत की थी, राज्यसभा का बोर्ड भाजपा को दिया था। इसके तुरंत बाद ये ऑपरेशन शुरू हो गया था, लेकिन बड़सर और सुजानपुर के मामले में इंतजार किया जा रहा था, जिस पर आज फैसला हो गया, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दी। अब इन दोनों ही जगह नए ब्लॉक अध्यक्ष बना दिए जाएंगे, जिनके हाथों में वहां के विधानसभा चुनावों की कमान रहेगी, संगठन की चुनाव कमान रहेगी। इसी बीच
अब बड़े स्तर पर यह देखा जा रहा है कि कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होती है। कांग्रेस इन 9 उपचुनावों में टिकट किसको देते हैं, चाहे वो निर्दलीय विधायकों की जगह हो या बागी नेताओं की जगह हो। और ज़्यादा दिक्कत कांग्रेस को बागी नेताओं की जगह आएगी, क्योंकि वहाँ पर सेकंड लाइनअप को एक ढूंढना, निकालना, पड़ताल करना एक मुश्किल होगी। हालांकि सीएम सुक्कू के नाम पर यह चुनाव होगा। सीएम सुक्कू बार बार ये कह रहे हैं कि हम सीधा सीधा जनता में इस बात पर जाएंगे कि किस प्रकार से विधायकों ने अपनी पार्टी के साथ अच्छा नहीं किया, उन्होंने जिस प्रकार से भाजपा के प्रलोभन में आकर राज्यसभा का उनको वोट दिया। बड़े स्तर पर सीएम ने आरोप लगाए कि इसमें किस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग किया गया, किस प्रकार से इन्हें प्रलोभन दिए गए। हम जनता के बीच जाएंगे, सच्चाई बताएंगे कि अपनी सरकार को गिराने वालों को आप वोट देंगे या फिर जो प्रदेश हित में काम कर रहे हैं उनको वोट देंगे। बहरहाल हिमाचल प्रदेश में बिगड़े राजनीतिक मौसम के बीच आसमान में अगले 1 सप्ताह तक धूप खिली रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मौसम 29 मार्च तक साफ रहेगा, जिससे प्रचंड गर्मी बढ़ने की और प्रबल संभावना है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक। नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम दलाल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। भारतीय जनता में शामिल हुए 6 कांग्रेस के बागी। आखिरकार जिस दिन का इंतजार था, जिसकी चर्चा लंबे समय से चल रही थी, वो दिन आज बागियों और भारतीय जनता पार्टी के लिए आ गया और कांग्रेस से बगावत करने वाले पूर्व 6 विधायक आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायकों ने भी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। आज दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सभी 9 ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस के बागी विधायक राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा आज भाजपा के हो गए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, जब तमाम नेताओं को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई जा रही थी। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अयोग्य ठहराए गए इन विधायकों की पिछले रात को भी हाईकमान के साथ बैठक हुई और इस पर सहमति बनी कि भविष्य की रूपरेखा क्या होगी, किस प्रकार के कार्यक्रम करने होंगे और क्या पूरी तरह से योजना रहेगी। और इस बीती रात हुई बैठक में राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल, जयराम ठाकुर मौजूद थे, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ रात को मंत्रणा थी, क्योंकि कल 3 निर्दलीय विधायक शिमला आए थे और शिमला उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, रिजाइन दिया, अपना विधायक पद से रिजाइन दिया। उसके बाद जयराम ठाकुर इन तीनों विधायकों को विशेष चॉपर में वापस दिल्ली ले गए। इसके बाद रात को जेपी नड्डा के साथ मंत्रणा हुई, आज पार्टी में ज्वाइनिंग हुई और इस ज्वाइनिंग के बाद पूरी रणनीति बनी। कल विधायकों की तरफ से जेपी नड्डा के पास बातचीत के लिए राजेंद्र राणा को भेजा गया था, क्योंकि उन्हें अधिकृत किया गया था। और यह भी बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान अयोग्य घोषित किए गए विधायकों की सुप्रीम कोर्ट में याचिका वापस लेने को लेकर भी पूरी प्लानिंग बन गई है कि अब रिट डाली जाएगी, पिटीशन डाली जाएगी, ताकि उस रिट को विड्रॉ किया जा सके। और भाजपा में ज्वाइनिंग के साथ भविष्य में किस प्रकार की रणनीति रहेगी, इस पर लंबी चर्चा, करीब 4-5 घंटे की चर्चा हुई है। इस बारे में राजेंद्र राणा ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से चर्चा हुई, बैठक हुई और काफी हद तक आगे की बातें तय हो गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस लेने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। ये राजेंद्र राणा ने कहा कि इसमें पूरा लीगल जितना भी ओपिनियन लेना था वो ले लिया गया था और पिटीशन